Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor, and today we are going to start our second chapter, which is structure of atom. So how do you picture an atom like this or this, possibly this, maybe this or this one? Trust me, if you can picture out any of these, then you know more than the scientists knew 100 years ago, and far more than the scientists knew 2500 years ago. This all started with Dalton, जिन्होंने दी Dalton atomic theory, but उनको ज़्यादा एटम के बारे में पता नहीं था. Let's see वो क्या कहते थे. He said, matter is made up of extremely small, indivisible and indestructible ultimate particles, जिनको हम atoms कहते हैं. ये जो एटम्स हैं अगर सेम एलिमेंट के हैं तो वो एक जैसे दिखेंगे. जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स आपके पास होंगे सब सिमिलर दिखेंगे. सबके सेंटर में न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. Then he says atoms of different elements are different in all respects. मतलब हाइड्रोजन का एटम completely different है हीलियम से, which is different from lithium. तो हर एलिमेंट का जो एटम है that is different. Then he says atoms is the smallest unit that takes part in the chemical combination. कोई भी chemical reaction जब होता है तो जो सबसे छोटी चीज़ उसमें participate करती है that is called atom. So ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने थ्योरेटिकली कुछ लिख के बताया था एटम के बारे में. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पहले पर्सन थे जिनको एटम के बारे में कुछ पता चला था. नो, ग्रीक फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स, सबको एटम के बारे में नॉलेज ऑलरेडी थी. Then atoms of two or more elements combine in a fixed ratio to form compound. आप compound किसको बोलते हो? जैसे water एक compound है. compound में हमेशा जो दो elements combine करते हैं एक fixed ratio में combine करेंगे. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 की रेशियो में combine करते हैं. And this is called कंपाउंड. तो जब भी आप कंपाउंड की बात करेंगे हमेशा फिक्स्ड रेशियो जरूर याद रखोगे. Then atoms can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? जब चेंज इन स्टेट होता है. और केमिकल चेंज होगा, जैसे मतलब दो चीजें रिएक्ट करेंगी, उस टाइम पे एटम ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है. उसमें सिर्फ चेंजेस आते हैं बॉन्डिंग में कि पहले वो किसके साथ बॉन्डेड था, अब किसी और के साथ बॉन्डेड हो सकता है. राइट. देन ही सेज केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. मतलब आप उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, आप दो एटम्स को कंबाइन कर सकते हो, कंबाइंड हुए एटम्स को सेपरेट कर सकते हो या फिर रीअरेंजमेंट कर सकते हो, मगर आप उनको डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे. Then comes discovery of cathode rays. जब डाल्टन को सिर्फ उस एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि वो तो ये कहते थे कि इसका आगे कुछ क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकती, मगर धीरे धीरे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जिनमें से पहला था कैथोड रेज. कैथोड रेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती थी इलेक्ट्रॉन्स को. इसमें किया क्या गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, दो इलेक्ट्रोड्स लिए गए, एक को बनाया कैथोड और एक को बनाया एनोड. कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. इसे एक वैक्यूम पंप के साथ कंबाइन किया गया है. जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा आपको कुछ भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं होगी, लेकिन जब आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे, उस वक्त कुछ रेज यहाँ से ओरिजिनेट होंगी जो कि आपको विजिबल नहीं होंगी, मगर वो डिटेक्ट की जा सकती हैं इधर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज करके. ये रेज जैसे ही यहाँ स्ट्राइक करेंगी दैट स्क्रीन विल स्टार्ट ग्लोइंग. ये जो रेज हैं इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के बाद डिस्कवरी हुई
प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे और जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं। कुछ सिमिलर ही तरह की डिस्चार्ज ट्यूब यूज की गई, उसमें आपके पास कैथोड है और परफोरेटेड एनोड होता है। परफोरेशंस मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स हैं जिनके थ्रू रेज पास कर सकती हैं और इसी वजह से इन रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है। सो अगेन वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर पे आप इन रेज को ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन ये जो रेज हैं ये ओरिजिनेट करेंगी एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस प्रेजेंट है। देयर इज अ डिफरेंस इन ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज। कैथोड रेज हमेशा ओरिजिनेट करती हैं कैथोड से, लेकिन एनोड रेज ओरिजिनेट करती हैं उस गैस से विच इज प्रेजेंट बिटवीन कैथोड एंड एनोड। सो एनोड रेज की प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, जिनको नाम दिया गया प्रोटॉन का। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो हमने किया कि कैथोड रेज से जो हमें पार्टिकल्स मिले थे दोज वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड एनोड रेज constitute of positively charged particles which are called protons. So finally डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्टार्ट कर दिया गया और दो नए पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हुए, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन्स एंड एनोड रेज से प्रोटॉन्स। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया इन्हीं पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूट करके, जिसको नाम मिला प्लम पुडिंग मॉडल का। J.J. Thomson realized that electrons are relatively small and negatively charged particles. He concluded that part of the atom must possess a positive charge equal to the total charge of electrons. Means जितना उसमें negative charge है उतना ही उसमें positive charge भी होगा, जिस वजह से जो atom है वो neutral होता है और यही उसकी stability का cause होता है। This is what Thomson model looks like, जिसमें कहा गया कि पॉजिटिवली चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट और नेगेटिवली चार्ज जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एम्बेडेड है इसके ऊपर, जिस वजह से वो एक लुक देता है पुडिंग की तरह। तो इसीलिए प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहते हैं। वाटरमेलन में जो रेड पोर्शन है दैट इज कंसिडर्ड द पॉजिटिव चार्ज और जो उसके सीड्स हैं दोज आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव charged electrons. So this is Thomson's atomic model. थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, जिसमें उन्होंने एक गोल्ड की बहुत ही थिन फॉइल ली और उसमें से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ अल्फा पार्टिकल्स उस पे स्ट्राइक करवाए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर helium particles which is positively charged. So ये positively charged particle they were allowed to strike on very thin sheet of gold foil और फिर जो इसकी observations थी उससे रदरफोर्ड ने अपने जो एटम का मॉडल है उसकी पिक्चर दी। He said Ernest Rutherford's famous gold foil experiment में he shot massive positively charged particles जिनको मैंने आपको बताया अल्फा particles हैं at a thin gold foil जिसकी थिकनेस आप कहो 0.00004 सेंटीमीटर थी। हमने और कोई एलिमेंट नहीं लिया क्योंकि अगर इतनी मेलिएबल कोई और एलिमेंट नहीं है तो अगर आप कोई थिक शीट लेते तो सारे के सारे पार्टिकल स्ट्राइक बैक कर जाते। तो दिस वाज द रीजन टू चूज गोल्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द डिस्प्रूविंग द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अब थॉमसन के मॉडल में ऐसा कहा गया था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट स्प्रेड है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं मिला क्योंकि मैक्सिमम रेज पास कर गई। दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट स्प्रेड नहीं हो सकता। देन हाउएवर सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट लार्जर एंगल्स causing Rutherford to conclude that there must be an even larger positively charged nucleus at the center
with electrons orbiting it like a miniature in a solar system. मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है that should be concentrated in the middle, वो spread out नहीं होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे जैसे कि सोलर सिस्टम में होता है। सेंटर में सन होता है और बाकी प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। देन रदरफोर्ड की जो पिक्चर ऑब्टेन हुई उसमें उन्होंने कहा कि सेंटर में होगा ये न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइड में मूव करते रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो उनकी मूवमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि कैसे वो मूव कर पाते हैं। देन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यही उनकी ड्रॉबैक रहेगी कि ठीक है सेंटर में न्यूक्लियस, ये बिगेस्ट डिस्कवरी थी उनके मॉडल की, क्योंकि अभी तक जो एटॉमिक पिक्चर है उसमें सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ही कंसिडर किया जाता है। सो जो उनके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने यही ऑब्जर्व किया था कि मैक्सिमम जो रेज हैं वो यहाँ से अपना पाथ रिट्रेस कर लेते थे, मतलब यहाँ कोई डेंस एंड हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। कुछ रेज जो थी कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट करती थी, मतलब ये अल्फा रेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी वो डिफ्लेक्ट तभी हो सकती हैं अगर सेंटर में भी कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, और मोस्ट ऑफ द रेज वो सीधे उसमें से पास कर गई, जिसका मतलब है कि यहाँ बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, राइट। सो ये तो पिक्चर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के तो हो गया कि ये फाइनल है, न्यूक्लियस यहीं पर प्रेजेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमता रहता है, मगर मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट किया कि अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। अब मान लीजिए मैं आपको ये ग्लास में ग्लूकोन डी घोल के पिला दूं कि अब आप दौड़ते रहो, तो आप हमेशा के लिए तो नहीं दौड़ते रहोगे ना, यू लूज सम एनर्जी। आपको अगर मैंने ग्लूकोन डी का एक ग्लास देके चार्ज किया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप फॉरएवर घूमते ही रहोगे। तो सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए, मगर अगर ये थ्योरी इस पे हम अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके फाइनली न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, मगर इससे तो एटम ही खत्म हो जाएगा। एटम अगर डिस्ट्रॉय हो गया, मैटर मतलब हमारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। तो ये था ड्रॉबैक रदरफोर्ड का कि वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये एटम अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो स्टेबिलिटी कैसे रहती है, क्यों वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। और इसका जो आंसर है वो हमें दिया था बोहर ने। सो बिफोर दैट हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि जो मीन टाइम में हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को डिस्कवर किया तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसी टाइम पे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे थे जिसमें बेरिलियम पार्टिकल के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया गया। जब बेरिलियम और हीलियम आपस में स्ट्राइक किए तो उनको ऑब्टेन हुआ कार्बन, मगर साथ में एक और पार्टिकल था जिस पे कोई चार्ज नहीं था मगर उसका मास था 1। सो दिस पार्टिकल वॉज गिवन द नेम ऑफ न्यूट्रॉन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सिंस इट वॉज न्यूट्रल इन नेचर इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। सो ये चैडविक की डिस्कवरी थी जिन्होंने थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। सो हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक किए, एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर। देन कम्स बोहर मॉडल, जिन्होंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके अपना एक नया मॉडल सजेस्ट किया। और उन्होंने कहा कि सेंटर में फाइन न्यूक्लियस होगा, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। वो ना एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे ना रेडिएट करेंगे जब वो अपने शेल में घूम रहे हैं। अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं दे माइट जंप,
अदरवाइज जो ग्राउंड स्टेट में उनके जो पाथ है वो फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस। तो उन्होंने सर्टेन फॉर्मूलाज दिए इसके लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या रेडियस होगा, क्या उनकी एनर्जी होगी, और सब कुछ पूरा एक प्रॉपर मैनर में, वेलोसिटी सब एक फॉर्मूला के साथ उन्होंने कैलकुलेशंस के साथ दिया, जिससे प्रूव हुई एटम की स्टेबिलिटी। तो he said radius of orbit, he derived an equation for the radius of an orbit which is r is equal to n square h square upon 4 pi square z e square into m। n है number of shell, h is Planck's constant which is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. Then pi 22.7, then z is the atomic number, e is the charge on electron, and m is the mass of electron. Then comes डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल, कि क्या वो चीज़ें थी जिनकी वजह से बोहर मॉडल एक्चुअली बना। सो वन वाज जो हमने ड्रॉबैक पढ़ा था, और उसी टाइम पे जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डिस्कवर हुआ, प्लस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात हुई। अब डुअल नेचर क्या है? डुअल नेचर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके दो तरह के नेचर हो सकते हैं। एक हो सकता है वेव नेचर और एक हो सकता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह ट्रेवल करता है, और पार्टिकल का नेचर का मतलब है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो इनिशियली जब हमने डिस्कवर किया था कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में स्टडी किया था, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक ही नेचर पता था विच वॉज पार्टिकल नेचर। मगर अब और एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक और नेचर सामने आया विच इज कॉल्ड वेव नेचर। और दूसरी चीज़ है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि एटम्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप उनका एक ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हो, और वो पूरा एक फील्ड है केमिस्ट्री का विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम एटम्स के स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। सो इन दोनों चीज़ों की जब डिस्कवरी हुई तो बोहर मॉडल और इम्प्रूव हुआ। सो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में कहता है कि वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया। जैसे अगर आप इनको अपने फर्स्ट 3 फिंगर्स को 90 डिग्री पे रखते हो, तो अगर सपोज एक प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके एक परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरे परपेंडिकुलर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। ऑन द अदर हैंड, क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्स-रे स्पेक्ट्रा। इसका क्या मतलब? कुछ चीजें सपोर्ट कर रही थी उसके वेव नेचर को, लेकिन वहीं पे जो कुछ चीजें हम स्टडी कर चुके थे वो सपोर्ट कर रही थी उसके पार्टिकल नेचर को। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर होते हैं, वो पोजेस करता है डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही नेचर की बात होती है, मतलब एक टाइम पे वो अपना एक टाइप ऑफ नेचर ही शो कर सकता है। Then Louis D. Broglie suggested that the particles like electrons, protons, neutrons, etc. also have a dual nature. ये particles भी दोनों nature, protons भी, सिर्फ electrons की बात नहीं, neutrons भी dual nature show करते हैं। And कोई भी experiment आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वो दोनों nature simultaneously show कर रहा हो। जो मैंने आपको बताया, एक टाइम पे वो सिर्फ एक ही type of nature show कर सकता है। दिस इज द पिक्चर जो मैं आपको बता रही थी कि अगर एक परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके दूसरे परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक साइड उसके मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये वेवलेंथ प्रेडिक्ट कर रहा है। जैसे वेवलेंथ हम किसको बोलते हैं? अगर कोई वेव है सो दो क्रेस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वी कॉल इट वेवलेंथ, राइट।
सो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले हम वो चीज़ें देखेंगे जो सपोर्ट करते हैं उसके पार्टिकल नेचर को, जिसके अंडर 3 चीज़ें आती हैं। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड इज लाइन स्पेक्ट्रम। सो विल स्टार्ट विद द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये क्या कहता है, सपोज आप एक आयरन बार लेते हो, यू स्टार्ट हीटिंग इट। तो जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो इनिशियली वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है, आप उसको और ज़्यादा हीट करते हो तो उसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, फाइनली वो वाइट कलर से ग्लो करने लग जाता है। मतलब जब आप हीट एनर्जी कम रख रहे हो उस वक्त जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है, राइट, जिससे हमें ये इक्वेशन मिलती है दैट E is inversely proportional to lambda। सो एक्चुअली क्या होता है, E जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हो, दिस बिकम्स E is equal to h nu, where h is Planck's constant। एंड अगर आप न्यू को रिप्लेस करोगे, सो इट बिकम्स nu is equal to c upon lambda, where c is the velocity of light, which is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। So इस equation पे आपको questions भी मिलते हैं, वेरी सिंपल, आपको बस वैल्यूज पुट करनी होती हैं और कॉन्स्टेंट्स को याद रखना होता है। तो जब आप इसको पुट करोगे, आप इसमें आपको जो भी एनर्जी अगर पूछी है तो वो कैलकुलेट कर लोगे, या लैम्डा या फ्रीक्वेंसी आप इन इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यू कैन सी दैट जब एनर्जी आपकी कम होगी लैम्डा ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप उसको और हीट करते रहोगे, एनर्जी और इंक्रीज करते रहोगे, तो लैम्डा जो है वो कम हो जाएगा। मतलब लैम्डा मैक्सिमम था रेड वेवलेंथ पे, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी और वो रेड से पहले येलो और फिर वाइट कलर का होने लगेगा। तो दिस गिव्स यू ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें ये कहता है ब्लैक बॉडी का ये मतलब नहीं है कि वो ब्लैक कलर की है, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर। सो नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं कि फोटोन्स, लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं। सो लाइट का जो पार्टिकल है जब स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो फोटोन के हेल्प से मेटल से आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे हो और उसकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन जो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी वो वहाँ से इजेक्ट हो सकता है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए अगर उसको 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए तभी वो वहाँ से इजेक्ट होगा, तो अगर आप 9 किलो जूल्स एनर्जी देते हैं तो वो वहाँ से इजेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप उसको 11 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी दोगे तो उसमें से वो 10 किलो जूल यूज़ कर लेगा इजेक्शन के लिए, और जो बाकी 1 किलो जूल बचा उसको वो बना लेता है अपनी काइनेटिक एनर्जी। सो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपको फॉर्मूला भी है which says h nu minus h nu naught is equal to half mv square। h nu है वो एनर्जी जो गिवन एनर्जी आपने दी, जैसे कि 11 किलो जूल्स आपने दी। h nu naught इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं, w naught से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये है जितना रिक्वायर्ड है, जैसे हमने कहा उसको 10 किलो जूल्स रिक्वायर्ड है। अब इसका जो डिफरेंस है, मतलब 11 आपने दी, 10 आपको रिक्वायर्ड है, तो जो 1 आपके पास बचा वो बन जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।